आखिर FHRAI ने ओयो के आईपीओ के लिए सेबी से रिक्वेस्ट क्यों करी कि इसे आप कॉल ऑफ कर दो। और आखिर FHRAI है क्या? FHRAI है फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये एक काफ़ी बड़ी चीज़ हो जाती है जिसके चलते उन्होंने इस तरीके का स्टेप उठाया कि वो खुद आईपीओ को कॉल ऑफ कराने के लिए सेबी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। क्या है इस चीज़ के पीछे का रीज़न? देखो, अगर हम बात करते हैं तो उनका कहना ये है कि जो अभी उनके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं वो खाली ये चीज़ चाह रहे हैं कि उनका लॉस ट्रांसफ़र होकर रिटेल इन्वेस्टर पे आ जाए, जिसके चलते वो अपना आईपीओ लाने की सोच रहे हैं। और उन्होंने फाइल भी करा था अपना आईपीओ 1 अक्टूबर 2021 में, जिसके चलते वो 8,430 करोड़ रुपीस मार्केट से लेना चाह रहे थे आईपीओ के थ्रू। लेकिन अभी उस चीज़ में काफ़ी सारी दिक्कतें आ सकती हैं। और आखिर क्या चीज़ है जिसके चलते ये सारी दिक्कतें आ सकती है? सबसे पहले हम इनका बिजनेस मॉडल समझते हैं। बिजनेस मॉडल क्या है? ओयो थर्ड पार्टी जो प्रॉपर्टीज़ होती है उन्हें कनेक्ट करते हैं नॉर्मल जो रहना चाह रहे हैं उन लोगों के लिए। मतलब बेसिकली वो एक मीडिएटर का काम करते हैं, जिस तरीके से मेक माई ट्रिप करती थी। और अगर हम मेक माई ट्रिप का ही एग्जांपल लेते तो मेक माई ट्रिप ने अपना जो आईपीओ था वो 2010 में लाया था। जिन लोगों ने उस टाइम इन्वेस्ट करा था तो आज उनके जो इन्वेस्टमेंट है वो खाली पर शेयर पे $5 से बढ़ी है, क्योंकि उस टाइम जो आईपीओ आया था वो $25 पे आया था और आज की रेट में वो खाली $30 पे पहुंचा है। तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना सारा लॉस हो सकता है अगर कोई भी इसके अंदर इन्वेस्ट करता है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ओयो ख़राब है या फिर आपको ओयो के अंदर इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहिए। हाँ, आप लोग इस वीडियो को देखोगे तो आपको चीज़ समझ में आएगी कि क्या क्या चीज़ें जिसके चलते आप लोग डिसाइड कर सकते हो कि ओयो में आप लोगों को इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है भी या नहीं है। अब हम लोगों ने यहाँ तक बात कर ही ली है, आप लोगों को इस बारे में पता कि ओयो अपना सबसे ज़्यादा ट्रैफिक कैसे लाता है, अपने जो रेवेन्यू होता है वो किस तरीके से बढ़ता है। क्योंकि हम आए दिन ये सुनते हैं कि ओयो का रेवेन्यू इतना बढ़ गया। ओयो का रेवेन्यू पिछले काफ़ी साल से बढ़ता जा रहा है लगातार, और काफ़ी जो इस तरीके की इंडस्ट्री है उसके अंदर बूम देखने को मिल रहा है। मतलब उनकी जो सेल्स है या फिर उनके जो होटल रूम है वो काफ़ी जल्दी भरते जा रहे हैं, और इस तरीके की सर्विसेज लोग इस्तेमाल करना काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। क्योंकि अब जिस तरीके का बिजनेस मॉडल चल रहा है कोविड के बाद से, जिसमें लोग अपने घर में रह के वर्क फ्रॉम होम के तौर पे काम कर सकते हैं या फिर उन्हें काफ़ी कम ऑफिस आने की ज़रूरत होती है, जिसके चलते अब वो जिधर रेंट पे रहते थे वहाँ पे रेंट पे ना रहते हुए जब भी उन्हें काम पड़ता था वो एक ओयो रूम या फिर एक होटल का इस्तेमाल करना ज़्यादा पसंद करते हैं, जिसके चलते वो अपनी कॉस्ट को काफ़ी ज़्यादा मिनिमाइज़ कर सकें। और यहीं पर अब काफ़ी मेजर रोल ओयो प्ले करता था। तो काफ़ी ऐसे होटल्स हैं जो कि ओयो के साथ एसोसिएटेड थे, लेकिन अब वो अपनी सर्विस ओयो के साथ नहीं दे रहे हैं। क्योंकि काफ़ी लोगों को इस चीज़ की दिक्कतें आई जब उन्होंने अपनी ट्रिप की बुकिंग करा के ओयो से और वहाँ पे उस होटल में पहुँचे तो उस होटल वालों ने मना कर दिया कि हम लोग यहाँ से ओयो के लिए कोई भी ऑर्डर फुलफ़िल नहीं करेंगे। अगर आप लोगों को स्टे करना है तो आपको हमसे ही बुकिंग करानी पड़ेगी, जिसके चलते कस्टमर को 2 बारी प्राइजेस पे करने पड़े और होटल वाले को कई बारी एक्स्ट्रा पे भी करना पड़ता है। और जब ओयो टीम से बात कर जाए तो वो रिफ़ंड भी नहीं कर रहे हैं हाल फिलहाल में, जिसके चलते कस्टमर्स को काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। और यही सारे रीज़न मिलके एक ओयो की नेगेटिव इमेज क्रिएट कर रहे हैं। वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो रितेश अग्रवाल ने अपनी जो सैलरी है वो पिछले साल 1.6 करोड़ तक लेते थे, लेकिन अचानक से उन्होंने 5.1 करोड़ रुपीस कर दिया अपनी एनुअल सैलरी, जिसके चलते ये भी एक शक क्रिएट कर रहा है काफ़ी लोगों के लिए कि इतनी जल्दी इतने सारा अपने सैलरी को बढ़ाने का क्या मतलब है, जब कंपनी अभी लॉस मेकिंग ही है ना, कंपनी ने इतना ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करा है जिसके चलते इन्हें अपनी सैलरी इतनी ज़्यादा बढ़ानी चाहिए। और ये काफ़ी ऐसे सवाल हैं जो कि सही में रेज भी हो सकते हैं रितेश अग्रवाल के खिलाफ। रितेश अग्रवाल के बारे में हम लोगों ने और भी काफ़ी सारी चीज़ें सुनी है, जैसे कि इनने अपनी कोडिंग करके वेबसाइट रेडी करी थी ओयो के लिए और सीढ़ियों पे सोए थे उस टाइम। ये इससे पहले एक यंगेस्ट सीईओ भी रह चुके हैं और इन्होंने इससे पहले कंपनी और स्टार्ट करी थी, और भी काफ़ी ऐसी सारी चीज़ें, जिसके चलते बेस्ट सेलर ऑथर भी बन गए थे एक टाइम पे। जब मिंट ने इस बारे में चेकिंग करी कि जो इन्होंने लिख रखा है अपनी वेबसाइट पे कि 2010 में एशियन साइंस कप के लिए सिलेक्ट हुए थे, जिसमें 240 लोग सिलेक्ट हुए थे, तो उन्हें पता चला कि वहाँ पे 30 लोग सिलेक्ट हुए थे खाली, और उनमें से किसी का नाम भी रितेश अग्रवाल नहीं था। और रितेश अग्रवाल ने और भी काफ़ी सारी चीज़ें बता रखी, जैसे कि वो एक बेस्ट सेलिंग ऑथर भी रह चुके हैं फ्लिपकार्ट पे, जिसके चलते उन्हें काफ़ी सारे लोग प्रोत्साहन भी देते हैं। लेकिन वहीं पे मिंट ने जब उनके पब्लिशर से बात करी तो उन्होंने बताया कि हमने खाली 1100 बुक्स को छपाया था, लेकिन उनमें से भी मोस्टली बुक्स कुछ समय के बाद वापस हमारे पास आ गई। और रही कोडिंग की बात जो इनकी वेबसाइट की है, तो उसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। गुजरात में रहने वाले कुणाल पांड्या ने ये एक वेबसाइट बनाई थी जो कि हूबहू एयरबीएनबी जैसी
जिसके चलते रितेश अग्रवाल ने उनसे ये वेबसाइट को बाय कर लिया था, कुछ समय बाद अपनी बना लिया था और इसके अंदर एक पेमेंट मेथड भी लगा दिया था, जैसे कि आज हम ओयो के नाम से जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्यों करी गई थी? ये सारी चीज़ें मोस्टली ऐसा लगता है कि अगर आप लोग ध्यान से समझोगे तो इसके चलते करी गई थी, जिसके चलते ओयो की एक अच्छे तरीके से मार्केटिंग हो सके और वो चीज़ इनकी अच्छे तरीके से सफल हुई है, क्योंकि इन्हें काफ़ी जगह इन चीज़ों से बुलाया जाता है। खैर, इसके बारे में मैं तो कुछ कह नहीं सकता, आप लोग बताओ, आप लोगों को क्या लगता है, क्या नहीं लगता कि ओयो एक प्रॉफिटेबल कंपनी बन पाएगी, नहीं बन पाएगी? क्योंकि इनका मोस्टली जो बिजनेस मॉडल है वो खाली डिस्काउंट्स पे ही रिलाई करता है। जितने ज़्यादा डिस्काउंट देंगे उतना ज़्यादा इनका पैसा लगेगा और उतना ज़्यादा इनके पास पैसा आता है, और फिर भी ये लॉस में ही रहते हैं, क्योंकि इनका एक्सपेंसेस कंपेरेटिवली थोड़ा ज़्यादा ही साइड रहता है। बाकी आप लोग समझदार हो, आप लोगों को क्या करना है क्या नहीं करना। अपने यार दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।